तो दोस्तों, हम लोग इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 जो नेशनल इनकम है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। इसके ऊपर जितना कंटेंट हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। प्री और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। पूरा कंटेंट आपके लिए मेंस के लिए प्रिपेयर किया है ये, और ये मेंस के लिए तो प्रिपेयर है, आप मेंस में पढ़ रहे हैं, तो ये आप साथ में मानिए कि आपका प्रीलिम्स भी इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है। नहीं में तो नहीं, अभी से अगर आप मेंस का ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 10 से ज़्यादा बार ये सीधा डिफिनीशन पूछा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो इसका एक डिफिनीशन आप हमेशा याद रखोगे, और इसका एक ये वाला डिफिनीशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप याद करेंगे कि देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, जिसमें पूंजीगत ह्रास की राशि को घटा दिया जाता है, उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे, इसमें देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय जो देश में भेजी गई है को शामिल किया जाता है, जबकि भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, उस आय को शामिल नहीं किया जाता है जिसे वे अपने देश भेज देते हैं। उसके बाद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं, ये आप बताएंगे। नेशनल इनकम की गणना सीएसओ द्वारा की जाती है, अगर ये हो तो ये भी बताएंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखो कि एक यहाँ पे क्या टर्म यूज़ हुआ, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और देश के नागरिकों द्वारा, ये एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ किया गया। तो देश के नागरिकों मतलब हमारे देश के कोई नागरिक हैं, और जैसे हमारे जानते हैं कि हमारे देश के आईटी प्रोफेशनल्स और जो खाड़ी देश हैं जो तेल के कुएं में काम करते हैं, ये ऐसे बहुत सारे लोग विदेशों में जाके काम करते हैं और विदेशों में काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमा के भारत में भेजते हैं। तो ये कुछ हमारे भारत के लोग हैं, देश के नागरिक हैं। ये भले ही बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन देश के ही नागरिक हैं। वहाँ के देश की इकोनॉमी में, जीडीपी में काम किए और वहाँ से पैसा कमाया और हमारे देश में लेके आए, तो उन लोगों का पैसा भी राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट होगा। लेकिन हम लोग एक बहुत जेन्युइन टर्म यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली, जीडीपी। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में टर्म यूज़ होने वाला शब्द है जीडीपी। जीडीपी में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमारा जीडीपी का साइज इतना 5 लाख ट्रिलियन डॉलर हो गया, दुनिया की तीसरी बड़ी जीडीपी हमारे देश की है। तो ऐसे जीडीपी बहुत बोलते हैं। तो एक चीज़ माइंड में हमेशा क्लियर करना, जीडीपी का डिफिनेशन अगर आप देखो तो जीडीपी का डिफिनेशन आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जीडीपी का डिफिनेशन, इस जीडीपी के डिफिनेशन को बोला गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसमें बोला गया है कि किसी देश की घरेलू सीमा। अब घरेलू सीमा का मतलब क्या हुआ, देखो। अब ये हमारे देश का मान लो मैप है, पूरा मत मानना, लेकिन ये मैप है। अब ये मैप है, तो यहाँ पे इसका 200 नॉटिकल माइल में भी हमारा EEZ आता है। अब ये हमारी भौगोलिक सीमा नहीं है, भौगोलिक सीमा से थोड़ा बाहर है, 200 नॉटिकल माइल। तो ये 200 नॉटिकल माइल में भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जिसको ऑफशोर, जैसे यहाँ पे बॉम्बे हाई है, यहाँ पे केजी कृष्णा गोदावरी बेसिन है, तो ये हमारे समुद्री क्षेत्र में है। लेकिन हम लोग यहाँ से तेल निकालते हैं, और इस तेल निकालने के दौरान हमको जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी हम लोग इनकम करते हैं, उसको हम लोग अपनी जीडीपी में शामिल करते हैं। इसलिए यहाँ पे देश की घरेलू सीमा होगी। तो ये देश की घरेलू सीमा को के भीतर एक वित्तीय वर्ष मतलब हमारे देश में वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इस साल को हम लोग एक वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो ये अब क्लियर रखना, ये हमारे देश की इकोनॉमी का वित्तीय वर्ष है, और आरबीआई का वित्तीय वर्ष अलग होता है, और देश की वित्तीय वर्ष अलग होता है, और आरबीआई का अकाउंट का फाइनेंशियल ईयर वो अलग होता है, ये आप क्लियर रखना। तो वित्तीय वर्ष में सभी निवासी मतलब नागरिक और गैर नागरिक। अब जैसे हमारे देश में एप्पल की फैक्ट्री लगी है, हमारे देश में किया मोटर की फैक्ट्री लगी है, हमारे देश में मान लो आप हुंडई मोटर का फैक्ट्री लगी है, हमारे देश में और विदेशी जैसे कंपनियां हैं उसके सारे फैक्ट्री लगे हुए हैं। अब इन लोग यहाँ पे फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पाद यहाँ पे बनाए और यहीं के लोगों को बेचे, और इस बीच मान ले वो हर साल $50 बिलियन कमा रहे हैं। और ये $50 बिलियन उन लोगों ने कमाया
जैसे गूगल ने कमाया, फेसबुक ने कमाया, हमारे देश में पैसा कमाया। और इन लोग क्या है कि पैसा हमारे देश में तो रखेंगे नहीं, अभी पैसा जहाँ कमाए जिस देश में, और वापस अपने देश में ले गए, अमेरिका ले गए, या जहाँ पे भी उनको ले जाना था, जहाँ की वो देश की कंपनियाँ हैं। साउथ कोरिया लेके जाना है, सैमसंग है, हमारे देश में सैमसंग का कितना मोबाइल बनता है। अब ये सारे विदेशी कंपनियाँ हैं। अब ये हमारे देश में क्या करते हैं, सामान उत्पादित करते हैं, और उत्पादन करने के बाद उसको हमारे देश में बेचते हैं, और जितना पैसा कमाते हैं उसको फिर वो अपने देश ले जाते हैं। तो यहाँ ये एक टर्म इम्पॉर्टेंट समझना था। मैंने आपको घरेलू सीमा समझाया, आपको एक वित्तीय वर्ष बताया, और सभी निवासी मैंने बताया, जो हमारे देश के नागरिक हैं वो भी और जो गैर नागरिक हैं वो भी, द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें विदेश में रहकर भारतीयों द्वारा अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो आप डिफरेंस क्लियर करोगे कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, अब जैसे सुंदर पिचाई है, हमारे देश के आदमी हैं, सत्या नडेला है, वो हमारे देश के आदमी हैं, नागरिक हैं, लेकिन वो अमेरिका में पैसा कमा रहे हैं, अब यूएसए में वो पैसा कमा रहे हैं, तो वो जो पैसा कमा रहे हैं वो हमारे देश के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये क्लियर रखना है, लेकिन वो हमारे नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। तो ये दोनों क्लियर डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी जीडीपी की बात आई तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारे देश के नागरिक हैं और जो विदेशी नागरिक हैं, जो हमारे देश में ही प्रोडक्शन चालू करते हैं, उन सभी लोगों के द्वारा जो भी बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसका कैलकुलेशन को सकल घरेलू उत्पाद में लिया जाता है। तो इसमें वो लोग को शामिल नहीं किया जाता है जो हमारे देश के नागरिक हैं लेकिन विदेश में काम करके पैसा कमा रहे हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन उन लोगों को शामिल किया जाता है जो विदेशी हैं लेकिन हमारे देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तथा विदेशियों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय को शामिल किया जाता है। ये एकदम क्लियर मैसेज है आपको डिफिनेशन में। तो सकल घरेलू उत्पाद और जीडीपी में ये है, और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये दोनों में डिफरेंस एकदम क्लियर रखना है आपको कि राष्ट्रीय आय में हमारे देश के नागरिक की इनकम आती है और जीडीपी में हमारे देश के नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों की भी इनकम आती है जो हमारे देश में काम करते हैं। तो राष्ट्रीय आय में क्या हुआ, हमारे देश के लोग, चाहे वो कहीं पे भी काम करें, राष्ट्रीय आय में सिर्फ हमारे देश के लोग आएंगे जो हमारे देश के चाहे विदेश में भी काम कर रहे हैं, उनकी आमदनी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और जीडीपी में क्या होगा, हमारे देश के लोग भले ही ना हो लेकिन हमारे देश के अंदर हो तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है। ये दोनों क्लियर होना चाहिए। एक संस्था है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये एक विभाग है जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है। तो ये राष्ट्रीय आय आप समझना। तो ये राष्ट्रीय आय के बारे में ये फैक्ट था। अब आप देखो NNP के बारे में थोड़ा देर में बताऊंगा आपको, ये NNP क्या है और NNP एट मार्केट कॉस्ट क्या है। थोड़ा सा समझ रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बता रहा हूँ, आगे एक बार और बताऊँगा। यदि मैंने बताया, अगर आपको पूछा नेशनल इनकम, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय क्या है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट कॉस्ट, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट मार्केट कॉस्ट, तो ये 4 ऑप्शन दिया। तो आपको आँख मूंद के याद रखना है, नेशनल इनकम मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इनकम कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को GDP कहते हैं। अगर आपको मार्केट कॉस्ट पे NNP दिया है और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में निकालना है, क्योंकि निकालना तो आपको फैक्टर कॉस्ट में ही है, क्योंकि इसी से ही राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन होगा, और राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन होगा उसके बाद से ही हम लोग पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास NNP एट मार्केट कॉस्ट है तो उसमें ये टैक्स और सब्सिडी का क्या कैलकुलेशन को किया जाता है, किसको प्लस किया जाता है, किसको माइनस किया जाता है, ताकि हमको NNP एट फैक्टर कॉस्ट पता हो जाए। तो ये प्रीलिम्स में बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं, तो एक बार समझ लेना अच्छे से। इसमें मैंने क्या बताया, अगर आपको मार्केट कॉस्ट दिया है, मार्केट कॉस्ट में प्राइस दिया है NNP का, और अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपको गवर्नमेंट देता है एक सिलेंडर, गवर्नमेंट ने दिया एक सिलेंडर, सपोज सिलेंडर का दाम था 1000 रुपये, और गवर्नमेंट ने बोला इसमें 18% GST लगेगा, 18% GST लगेगा, तो अब इसकी कीमत हो गई 1180। ये अब इसकी रेट हो गई, सिलेंडर की अब ये रेट हो गई
18% GST के साथ। ये 1000 रुपये क्या था, लागत मूल्य था। ये 1000 लागत मूल्य था, 18% GST जोड़े 1180 रुपये हो गया। अब गवर्नमेंट बोलती है कि जो समाज के जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग एक सिलेंडर में 500 रुपये का सब्सिडी देंगे। 500 रुपये का सब्सिडी मिलेगा गरीब लोगों को। तो अब सिलेंडर कितना का पड़ेगा उनको, 680 रुपये का पड़ेगा। अब उसको सिलेंडर पड़ेगा 680 रुपये का। तो रेट लागत कितना था, 1000 रुपये, और अभी उसको मिल कितने का रहा है, 680 रुपये का। तो 500 रुपये का सब्सिडी देने के बाद तो ये जो प्राइस है इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ये होता है, इसको बाज़ार मूल्य बोलते हैं। अब देखो, बाज़ार मूल्य के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बाज़ार मूल्य के हिसाब से अगर किसी चीज़ का कैलकुलेशन करोगे तो अब बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया, क्योंकि लागत 1000 का पड़ा था और आप उसको बेच रहे हो 680 रुपये का। तो 680 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे आपका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको एकदम क्लियर रखना है अपने माइंड में कि अगर हमको एक्चुअल में कैलकुलेशन करना है तो वो होगा 1000 रुपये। इसी के हिसाब से ही हमारा GDP का कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये ही उसकी लागत मूल्य है। लेकिन हमको 680 रुपये में पता है। अब आप किसी गरीब को पूछने गए कि कितने रुपए में सिलेंडर खरीदे हो, तो वो बोला 680 रुपये में। तो अगर तब आपको पता चल गया NNP एट मार्केट कॉस्ट। अब आपको NNP एट मार्केट कॉस्ट पता चल गया जो है 680 रुपये, लेकिन कैलकुलेशन हमको 1000 रुपये में ही करना था। तो ये वाला वैल्यू लाने के लिए तो इसको बोलते हैं, 1000 रुपये वाले को बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट या लागत मूल्य या कारक लागत भी बोलते हैं। तो ये वाला प्राइस लाने के लिए अगर आपको NNP एट मार्केट कॉस्ट दिया है तो आपको NNP एट फैक्टर कॉस्ट लाना है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 680 में क्या करना पड़ेगा, मार्केट कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। मतलब आप इसमें 500 को ऐड करो। अब कितना हो गया, 6 5 1180 रुपये, 1180 रुपये हो गया। अब आप क्या करो, इसमें GST को माइनस कर दो, GST माइनस कर दो 18%। तो 180 रुपये का आप और माइनस करोगे तो आपका बन गया क्या, 1000 रुपये। अब यही जो 1000 रुपये था यही हमारा क्या था, लागत मूल्य है। यही लागत मूल्य है और इसी के हिसाब से हमारा GDP का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसको लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, NNP एट मार्केट कॉस्ट, NNP एट मार्केट कॉस्ट में हम लोगों ने सब्सिडी को ऐड किया और इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर है, इसको हमने घटा दिया। NNP एट मार्केट कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर को घटाया और सब्सिडी को जोड़ दिया, तो हमको मिल गया NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये कैलकुलेशन एकदम अच्छे से समझना, और ये प्री में मेंस में बार बार आता रहता है और ये आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्चुअल था तो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की। नहीं समझ में आया होगा एक बार और वीडियो को देखना, तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। इसको थोड़ी देर में मैं और अच्छे से और कुछ अगर पॉइंट आया तो बताऊँ। फिर एक आया है, CSO द्वारा भारत के राष्ट्रीय आय की आकलन हेतु अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्र कौन से हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा इन 3 क्षेत्रों को 14 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है आपका कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में विभाजित किया जाता है और इन 3 क्षेत्रों को 14 उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ये प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है, ये क्लियर रखना। और मेंस में ये 2 नंबर का एक बार पूछ भी चुका है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है और राष्ट्रीय आय भी पूछा है। तो इस पेज के सारे कंटेंट आपको एग्ज़ाम में आए हुए ही मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जिनको डायरेक्टली यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जिसके ऊपर जो रॉ मटेरियल जिसको उत्पादन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना नहीं पड़ रहा है, जो डायरेक्ट नेचुरली रिसोर्स का यूज़ करके हम लोग उसको निकालते हैं, जिसमें वैल्यू एडिशन की बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मछली पकड़ना, खनन, उत्खनन, जो कोयला निकाल रहे हैं, कोयला खान से, तो कोयला खान से जो निकाल रहे हैं वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी हो रही है, अदर एक्टिविटी हमारी वहाँ पे नहीं हो रही है, तो वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में वो शामिल होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन करके आते हैं। इसमें मेनली निर्माण और विनिर्माण आता है, और विद्युत गैस जलापूर्ति, 3 चीज़ याद रखेंगे, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति। अब बिजली गैस कहाँ से बनेगा? कोयला से बनेगा। कोयला कहाँ पे आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये वाला आप क्लियर रखना। इसमें निर्माण विनिर्माण में डिफरेंस एकदम क्लियर रखना आप, कि निर्माण ये स्थायी पूंजी है, स्थायी पूंजी है निर्माण, और विनिर्माण क्या है? अस्थायी है। यहाँ पे एक टर्म आपको और बताता हूँ, FMCG बात करते हैं। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो ये राशन दुकान वाले सामान होते हैं, इसमें साबुन, सर्फ, ये सारी चीज़ें हुई, तो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, क्योंकि तुरंत जल्दी से मूव होते हैं और जल्दी से कंज्यूम भी होते हैं और जल्दी से ख़त्म होते हैं, फिर इनको नए सिरे से उत्पादन करने की ज़रूरत होती है। तो ये अस्थायी रूप से होते हैं। स्थायी पूंजी मतलब जो सड़क बने, पुल बने, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ये सारे क्या हैं? एकदम स्थायी हैं। एक बार बन गया तो फिर वो कभी नहीं हिल रहा है, वो हिलेगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों को स्थायी निर्माण बोलते हैं। तो ये निर्माण हो गया। और एक विनिर्माण, तो विनिर्माण में हमारा क्या आ गया? FMCG जैसे प्रोडक्ट जिनकी निर्माण विनिर्माण की आधारभूत इकाई है, ऐसा भी बोला जाता है। अब जैसे विनिर्माण करना है, जैसे साबुन बनाना है, तो साबुन के लिए आपको एक मशीन चाहिए, एक रूम चाहिए, तो एक वहाँ पे सामान लाने ले जाने के लिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है? निर्माण है। एक कमरा बनाया गया है फैक्ट्री के लिए, वो निर्माण है। उसमें मशीन लगाया गया है, वो भी निर्माण है। लेकिन उसके बाद उसमें साबुन बनाया जा रहा है, वो चीज़ वहाँ पे विनिर्माण है। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में सिर्फ सेवा क्षेत्र आता है, जैसे टूरिज़्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग, बीमा, तो ये सारे क्षेत्र हमारे तृतीय क्षेत्रों में आते हैं। तो ये भी आपको समझना होगा, और ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय वास्तविक कैसे हो सकता है और नकली कैसे हो सकता है? तो इसमें आप देखो कि वास्तविक आय की गणना 2 मूल्यों के आधार पर की जाती है, एक चालू मूल्य और दूसरा स्थिर मूल्य। अब ये कौन सा प्रकार है भाई मूल्यों का? अब देखो यहाँ पे, अब आप देख रहे हो धान का रेट हर साल गवर्नमेंट बढ़ाता है। किसी साल धान का मूल्य 1950 था, फिर गवर्नमेंट ने धान का मूल्य 2000 किया, फिर 2050 किया, फिर 2100 किया। तो धान का मूल्य हर बार बढ़ रहा है 50 रुपये, आप देख रहे हो। तो अगर आपने 2020 में 100 क्विंटल धान उगाया 2020 में 100 कुंटल, जिसमें अगर वहाँ पे 2020 में 1950 रुपये 1 क्विंटल धान का दाम है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1950, और ये हमारे टोटल धान का वैल्यू हो गया, और ये हमारे GDP में कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम लोग मान लो 2025 में आ गए, और अभी भी हम लोग 100 क्विंटल धान उगा रहे हैं, और अभी 2025 में अगर 2025 में इस 1 कुंटल धान का कीमत 2100 रुपये हो गया है, 2100 रुपये हो गया है, तो अब धान की कीमत हो गई है 2100, मतलब 2,10,000। तो यहाँ पे 15,000 रुपये हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। 15,000 रुपये बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा क्या? प्रोडक्शन अभी भी सेम है, लेकिन क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गया। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रभाव आया? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का प्रभाव आया, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाए बिना ही GDP को बढ़ा लिया।
तो बिना प्रोडक्शन बढ़ाए आपकी जीडीपी कैसे बढ़ गई? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चालू मूल्य या फिर नहीं, चालू मूल्य नहीं, इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग स्थिर मूल्य या फिर आधार मूल्य की संकल्पना लेके आते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि अगर 2020 में 1 कुंटल का दाम 1950 रुपये था, तो अब हम लोग 1950 को आधार मूल्य मान लेते हैं। अब जब भी कैलकुलेट होगा तो 1950 रुपये के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। अब अगर आधार मूल्य फ़िक्स कर लिए 1950, अब ये मूल्य फ़िक्स हो गया, अब 2100 में कैलकुलेट होगा ही नहीं। अगर 2100 में कैलकुलेट होता है तो वो होता है चालू मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य, जो हमारे मुद्रास्फीति को साथ में लेके चलती है, क्योंकि मुद्रास्फीति महंगाई होता है तो हमारे कॉस्ट को बढ़ाया है वो। तो जब हम लोगों ने कॉस्ट में प्राइस इंक्रीज़ किया है तो ये हमारे लिए मुद्रास्फीति के कारण वर्तमान मूल्य में, चालू मूल्य में चीज़ों को ज़बरदस्ती ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे लिए बढ़ा ही नहीं है। अब 100 कुंटल पहले भी उत्पादन कर रहे थे, 100 कुंटल आज भी उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसी के लिए हम लोग 15,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं बिना प्रोडक्शन बढ़ाए। तो इसके कारण इन्फ्लेशन का प्रभाव आता है और बिना प्रोडक्शन के हमारा जीडीपी बड़ा दिखने लग जाता है, जो कि गलत होता है। तो जितना प्रोडक्शन बढ़ा है उसी को ही हमारे जीडीपी में ग्रोथ माना जाता है। तो इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम लोग आधार मूल्य की संकल्पना लेके आए। अब 1950 रुपये ही हमारा फिक्स कर लिए हम लोग कि भविष्य में 2030 में भी अगर मान लो धान की कीमत 2500 रुपये भी हो जाएगी, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे किससे, 1950 रुपये के हिसाब से। तो अब मान लो 2025 में 100 कुंटल धान फिर से उगाते और अभी भी 1950 रुपये दाम होता, तो अभी भी हमको 195,000 के ही कीमत देना पड़ता और हमारी जीडीपी पता चलती कि बढ़ी ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन 100 कुंटल ना हो गए, 2025 में 200 कुंटल हो गया और अभी भी कीमत 1950 है, तो हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जीडीपी दोगुनी बढ़ी दिखेगी उसी प्राइस रेंज में, क्योंकि हमने प्रोडक्शन अब बढ़ा दिया तो हमारा जीडीपी भी बढ़ गया और ये एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ होता है। इसीलिए इसको वास्तविक राष्ट्रीय आय बोला जाता है, क्योंकि हम लोगों ने उसी प्राइस रेंज में ही कैलकुलेशन किया। अगर हम लोग बढ़े हुए कीमत में करते तो अब देखो, बढ़े हुए कीमत में अगर 2025 में अगर 2025 में धान की कीमत आपका 2500 रुपये हो गया है, 2500 रुपये हो गया है, लेकिन आपका प्रोडक्शन भले ही कम हो गया है, 80 हो गया है, 80 कुंटल हो गया है आपका प्रोडक्शन, लेकिन 2500 हो गया आपका धान की कीमत। तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको बढ़ा हुआ कीमत दिखेगा। पहले 1,95,000 मिल रहा था और अभी आपको 2 लाख मिल रहा है, मतलब 5,000 रुपये आप अभी भी आगे हैं। तो आपका जीडीपी अभी भी आगे बढ़ा हुआ दिख रहा है, भले ही आपका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। पहले 100 कुंटल बना रहे थे और अभी 80 कुंटल बना रहे हैं। भले ही प्रोडक्शन आपने कम कर दिया, फिर भी आपका जीडीपी बढ़ा दिख रहा है। क्यों बढ़ा दिख रहा है? क्योंकि आपका अभी आपका जो चालू मूल्य है, अभी आपका जो चालू मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य है वो बहुत बढ़ गया है। तो बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण हम लोग को ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ रहा है, ज़्यादा मूल्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो इसके कारण जीडीपी हमारा बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये वास्तविक जीडीपी ग्रोथ नहीं है। वास्तविक जीडीपी ग्रोथ करना है तो हमको मूल्य को स्थिर रखना पड़ेगा, और वो एक आधार मूल्य में हम लोग कोई सा भी वर्ष हो सकता है, जैसे अभी 2011-12 का जो मूल्य है उसको आधार मूल्य मान लिया गया है, और उसी मूल्य, उस समय जो मूल्य था उसी के मूल्य के हिसाब से ही जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है, और यही हमको वास्तविक जीडीपी का ग्रोथ बताता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बोला गया है। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय की स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय ही वास्तविक राष्ट्रीय आय है। वास्तविक आय को जानने के लिए किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मानते हैं। उस वर्ष की कीमतों के आधार पर ही राष्ट्रीय आय की माप की जाती है। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आपको पूछा है कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी कितना कमाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब लागत मूल्य, चालू मूल्य को ही राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और उस देश की जितनी जनसंख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। ये भी आपको प्रीलिम्स दोनों में इम्पॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि अभी हमारे स्टेट की पर कैपिटा इनकम कितनी है। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में मैंने आपको बताया। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ये बताओगे, और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी के अंतर्गत। अब जीडीपी में वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इसमें भी वही कैलकुलेशन है। वास्तविक जीडीपी मतलब आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब अभी 2011-12 हमारा आधार वर्ष है, और 2011-12 में मान लो धान की कीमत 1500 रुपये था, तो आज भी 2024 में भले ही धान की कीमत कितनी हो गई है 3100 रुपये, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन किससे करेंगे, 1500 रुपये के हिसाब से ही करेंगे। तो अगर धान की कीमत जो अभी 3100 रुपये है इसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारे लिए होगा चालू मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य, जिससे हम लोग को नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन पता चलेगा। क्योंकि बाज़ार लागत के हिसाब से अगर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है तो हमको नॉमिनल जीडीपी के बारे में पता चलेगा, लेकिन अगर वास्तविक जीडीपी के बारे में पता करना है तो हमको इसी 1500 रुपये के हिसाब से जो 2011-12 में था, जिसमें उस समय के समय जितना प्राइस था उसी प्राइस को आधार मान के अभी भी कैलकुलेशन करते हैं, तो हमको वास्तविक जीडीपी के ग्रोथ के बारे में पता चलता है। तो ये जीडीपी वास्तविक जीडीपी होगी, और ये 3100 रुपये जो वर्तमान मूल्य है, बाज़ार लागत का चालू मूल्य है, इसके आधार पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमको इसमें नॉमिनल जीडीपी के बारे में ही पता चलेगा। तो ये दोनों क्लियर रखना है। अब आपको खेलना है शब्दों का खेल। जीडीपी, एक होगा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद आप मान लो एनडीपी, इसमें सिर्फ एन बदला, डीपी डीपी दोनों में सेम। तो ग्रॉस की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, जी को मान लो वही रहने दो, डी को क्या किया, एन लिख दिया, एनपी। तो अब क्या हुआ, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। अब मान लो जी को फिर से बदल दिया, एन लिख दिया, एन को एन ही रख दिया, तो एनएनपी हो गया। इसको हम लोगों ने क्या किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, जीडीपी में इन दोनों शब्दों के साथ खेल किया। पहला क्या खेल किया, ग्रॉस को कन्वर्ट किया किस में, नेट में, और दूसरा क्या खेल किया, डोमेस्टिक को कन्वर्ट किया नेशनल में। तो ग्रॉस को कन्वर्ट किया नेट में, और दूसरा क्या किया, डोमेस्टिक को कन्वर्ट किया नेशनल में। जब हम लोगों ने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट किया और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट किया तो क्या चेंजेस किया, इसके बारे में कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर रहना है। जब हम लोग ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिप्रिसिएशन या फिर मूल्य ह्रास को इसमें माइनस कर देते हैं। तो अगर आपके पास ग्रॉस लिखा हुआ है और अगर आपको नेट में जाना है तो ग्रॉस माइनस मूल्य ह्रास करोगे तो आपको नेट मिल जाएगा। मतलब जैसे अगर आपने अभी 5 लाख रुपए का एक स्विफ्ट खरीदा, 1 साल बाद मान लो 10% इसमें इसकी वैल्यू में कमी आती है, तो अगले साल इसकी कीमत हो जाएगी 4,50,000 रुपये। तो ग्रॉस में क्या था, 5 लाख रुपए, मूल्य ह्रास कितना हुआ, 10%, 50,000। तो नेट कितना हो गया 1 साल बाद उसकी वैल्यू, 4,50,000 रुपये। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, ग्रॉस को जब आप नेट में कन्वर्ट करोगे तो आपको डिप्रिसिएशन या फिर मूल्य ह्रास को माइनस करना है, या फिर अगर नेट दिया हुआ है और अगर आपको ग्रॉस में जाना है तो आपको मूल्य ह्रास को ऐड करना है। दोनों तरफ से जा सकते हो। उसी तरीके से जब आपको डोमेस्टिक मिल रखा है और आपको इसमें नेशनल की तरफ जाना है तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेस्टिक में सिर्फ घर के लोग होंगे और नेशनल में क्या होंगे, NFIFA को कैलकुलेट किया जाता है। NFIFA नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होगा अलग से। तो ये क्या है, ये टर्म है भारत में कुछ लोग कमाए, भारतीय लोगों की कमाई, और कुछ लोग होंगे जो विदेशी लोग
विदेशियों की भारत में कमाई। भारतीय लोगों की कमाई विदेशों में, विदेशों में भारतीयों की कमाई और विदेशियों की भारत में कमाई, है ना। जो लोग विदेश में भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं उन लोग जो कमाते हैं, और जो विदेश के लोग जो भारत में रहते हैं उन लोग जो कमाते हैं, इन दोनों को माइनस जब करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आ गया मतलब भारत के लोग ज़्यादा कमा रहे हैं और विदेश के लोग कम कमा रहे हैं हमारे देश में, तो ये पॉजिटिव हो गया। और अगर ये नेगेटिव हो गया, इसका ये अर्थ है कि ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, तभी नेगेटिव आ गया। तो ये ज़्यादा हो गया मतलब विदेशी लोग हमारे देश में ज़्यादा पैसा कमा के ले जा रहे हैं, वो तुलनात्मक रूप से किसमें, जो भारतीय लोग विदेशों में कमा रहे हैं। अब जैसे टाटा है, टाटा की प्रेजेंस दुनिया के सभी कंट्री में है, लैंड रोवर, जगुआर, ये सब टाटा की कंपनी है। तो ये विदेशों में जो पैसा कमाती है उसको भारत में लेके आती है। उसी तरीके से गूगल, अमेज़ॉन, इन लोग हमारे देश में पैसा कमाते हैं, इसको अपने देश लेके जाते हैं। इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो अगर पॉजिटिव आया तो ये ज़्यादा हो गया, मतलब हमारे देश के लोग ज़्यादा कमा रहे हैं और विदेश से कमा के भारत में लेके आ रहे हैं, वो ज़्यादा लेके आ रहे हैं किसकी तुलना में, जो विदेशी लोग हमारे देश से कमा के बाहर ले जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। लेकिन जब ये नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ, विदेशी लोग ज़्यादा पैसा कमा के ले जा रहे हैं बजाय कि हम लोग विदेश से कम पैसा कमा रहे हैं। तो ये नेगेटिव होना किसी भी देश, NFIFA का नेगेटिव होना किसी देश की इकोनॉमी के लिए कमज़ोर बात है, ख़राब बात है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना होगा। और NFIFA का पॉजिटिव होना उस देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो ये NFIFA का कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना चाहिए। तो अब देखो, अब आपको पहला ही मिल रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP के बजाय जी के बजाय क्या आ गया, N, नेट आ गया। नेट मतलब शुद्ध, सकल घरेलू उत्पाद की जगह शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया, GDP की जगह NDP आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जी के बजाय नेट लिखोगे तो आपको सिर्फ माइनस क्या करना है, मूल्यह्रास को। तो NDP का मतलब क्या होगा, GDP में आप सिर्फ पूंजीगत वस्तु का जो मूल्य ह्रास मूल्य है उसको माइनस करोगे तो आपको NDP मिल जाएगा। डेफिनेशन आप पढ़ लेना, कुछ नहीं लिखा होगा, यही लिखा होगा। उसके बाद आपने पढ़ा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP, तो GDP, तो G भी वही है, P भी वही है, D बदला है N के रूप में। तो मैंने आपको बताया जब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें NFIFA को ऐड करते हैं, है ना। तो देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय जो देश में भेजी गई है को शामिल किया जाता है, जबकि भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय जो वे अपने देश भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय जो वे अपने देश में भेज देते हैं को शामिल नहीं किया जाता है। तो GNP में क्या होता है, GDP में ऐड किया जाता है NFIFA को। और मैंने आपको बताया NFIFA का मतलब क्या होता है, भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, ये को इसको माइनस करके NFIFA निकाला जाता है और वो उसको GDP में ऐड किया जाता है। और मैंने आपको बताया इसका प्लस और माइनस होने का क्या अर्थ है, जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है। अब थर्ड आ गया क्या, NNP, तो GDP, तो G को भी बदल दिए और D को भी बदल दिए, P तो वही रहेगा। तो G को बदले होंगे N में तो मूल्य ह्रास को माइनस किए होंगे, और D को N में कन्वर्ट किए होंगे तो NFIFA को ऐड भी किए होंगे। तो वही चीज़ होगा क्या, NNP इक्वल टू क्या होगा, GDP माइनस मूल्यह्रास प्लस NFIFA, या फिर GNP में कर लो या फिर GDP में कर लो। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया NNP का। तो ये आपका आ गया NNP। तो NNP आपने कैलकुलेट कर लिया, NNP आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये कैलकुलेशन होने के बाद अगर आपको मार्केट कॉस्ट में NNP आपने कैलकुलेट किया है मार्केट कॉस्ट में, तो अगर मार्केट कॉस्ट में आपने NNP कैलकुलेट कर लिया तो आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको NNP एट मार्केट कॉस्ट में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, जो आपने घटाया था, क्या घटाया था, सब्सिडी घटाया था, तो सब्सिडी को ऐड कर दो। और
जीएसटी को ऐड किया था, दाम बढ़ाया था, तो उसको माइनस कर दो, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, मतलब आपने नेशनल इनकम निकाल लिया। तो जीडीपी के कैलकुलेशन से नेशनल इनकम निकालने के लिए ही इतने सारी चीज़ें हम लोगों ने किया था। अब आपका नेशनल इनकम आ जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के माध्यम से, क्योंकि एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट आपको पता है, तो उसके माध्यम से ये दो चीज़ों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करके एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकाले, नेशनल इनकम निकाले और पर कैपिटा इनकम यहीं से हम लोगों ने निकाल लिया। ये करने के बाद अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है क्रय शक्ति समता। बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने मार्केट में गए, आप रायपुर गए, रायपुर में मार्केट में गए, आपने 1 दर्जन केला लिया, 1 केजी सेब लिया, ऐसे करके बहुत आपने पार्ले जी लिया, आपने एक जॉकी का पैंट लिया, इस तरीके से कुछ शॉपिंग की और आपको मिल गए ये 500 रुपये में आपने शॉपिंग कर लिया इतना सारा सामान को। अब आपका एक और दोस्त था, उसको बोले आप यूएसए जाओ, यूएसए में कैलिफोर्निया में जाओ, यही सामान लो, 1 दर्जन आप केला लो, 1 दर्जन केला लो, 1 केजी सेब लो, और जो भी हम लोग यहाँ पे ख़रीदे थे और जैसे जॉकी का ख़रीदे थे, जो भी हम लोग यहाँ पे रायपुर में ख़रीदे थे, वही सामान को हम लोग वहाँ पे भी खरीदे। और हम लोगों को वहाँ पे पता चला कि इसके लिए हम लोगों को 1000 रुपीज़ भी पे करना पड़ा। जो हम लोग यहाँ पे 500 रुपये में ख़रीद पा रहे थे, वो वहाँ पे 1000 रुपये लग गया। तो मतलब क्या हुआ, उसी वस्तु और सेवा को ख़रीदने के लिए हमारे देश में कितना रुपये देना पड़ता है और उसी वस्तु और सेवा को लेने के लिए विदेश में कितना रुपये देना पड़ता है। एक और एग्जांपल दो, अगर आप सीजीपीएससी की प्रिपरेशन छत्तीसगढ़ में कर रहे हो, तो अगर आपको इसके लिए साल में 50,000 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है। अगर आपको यूएसए में गए और यूएसए में सीजीपीएससी का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बोला इसके लिए आपको फीस 5 लाख रुपीज़ लगेगा इसी सर्विस के लिए। तो आपको इसी सर्विस के लिए वहाँ पे ज़्यादा कीमत देना पड़ रहा है और यहाँ पे कम कीमत देना पड़ रहा है। तो इसी को तुलनात्मक रूप से समझने के लिए हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट में लेके आया, क्रय शक्ति समता या फिर परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसमें भारत का स्थान पूरे वर्ल्ड में अभी 3रे नंबर पे है। ओवरऑल जीडीपी की रैंक देखें तो हम लोग अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन पीपीपी के टर्म में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसमें क्या बोलता है, क्रय शक्ति समता रीति दो भिन्न मुद्राओं के बीच वास्तविक विनिमय दर के संबंध को बताता है। इससे इस बात का पता लगाया जाता है कि एक समान वस्तु और सेवाओं के लिए एक देश में जितनी कीमत अदा करनी पड़ती है, उतनी ही वस्तु और सेवाओं के लिए दूसरे देश में कितनी कीमत अदा करनी होगी। तुलनात्मक वास्तविक आय की जानकारी के लिए इस रीति का महत्व बढ़ गया है। आपको उदाहरण के रूप में मैंने समझाया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो ये चीज़ें आपको राष्ट्रीय आय के रूप में है। राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन के लिए 2 चीज़ें हैं, एक साधन लागत या फिर कारक लागत और एक बाजार लागत। साधन लागत या कारक लागत वस्तु के उत्पादन में लगी, एक तो था स्थिर लागत और एक है वर्तमान मूल्य। स्थिर मूल्य और एक वर्तमान मूल्य। स्थिर मूल्य मतलब जो पिछले किसी वर्ष में हम लोग फिक्स कर देते हैं, जैसे अभी 2011-12 का जो मूल्य है उसी को स्थिर मूल्य मानते हैं, और जो वर्तमान का अभी जो 2024 का मूल्य होगा इसको अभी वर्तमान का मूल्य मानते हैं। और एक हो गया कौन सा, साधन लागत और बाजार लागत। साधन लागत मतलब इसमें प्रोडक्शन में जितना रुपए लगा है उतने ही को बोलते हैं साधन लागत या कारक लागत। और बाजार लागत मतलब, अब देखो जैसे आपने पार्ले जी बनाया है 4 रुपये में, 4 रुपये में पार्ले जी बनाया है, तो इसमें या फिर जैसे वो हम लोगों ने सिलेंडर का ही जो एग्जांपल लिया था उसी की बात करूँ, अगर 1000 रुपये में आपने सिलेंडर बनाया, अगर इसमें गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया तो इसका कीमत 1180 रुपये हो गया। तो ये क्या हुआ, बाजार मूल्य, बाजार लागत, क्योंकि 1180 रुपये में ही ये बाजार में मूल्य है, लेकिन 180 रुपये एक्स्ट्रा है। वास्तविक मूल्य तो 1000 है जो इसको बनाने में लगा था, तो वास्तविक मूल्य क्या है 1000, और 1180 रुपये जो है इसका बाजार मूल्य है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर हम लोग 1000 में कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा होगा साधन लागत या कारक लागत पर कैलकुलेशन, जिसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और यदि हम लोग
बाज़ार लागत यानी 1180 रुपये जो गवर्नमेंट टैक्स के बाद मार्केट में बेच रही है, उसको उसके आधार पर कैलकुलेशन करते हैं तो बाज़ार लागत होगी। ये कभी माइनस भी हो सकता है, कभी कभी साधन लागत, कभी, अभी ये सेंटेंस एकदम जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है कि बाज़ार लागत का मूल्य साधन लागत से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कम कैसे होगा? जब गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी देगा। तो जैसे 1000 का हम लोगों का सिलेंडर था, टैक्स देने के बाद, टैक्स लगाने के बाद इसकी मूल्य अब हम लोग को क्या हो गई? 1180 रुपये। तो यहाँ पे बाज़ार लागत का मूल्य कारक लागत से अधिक हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसमें सब्सिडी दिया 500 रुपये, तो अब इसकी कीमत हो गई 680 रुपये। तो अब बाज़ार लागत का मूल्य साधन लागत से क्या हो गया? कम हो गया। तो ये सेंटेंस जो है कभी भी क्वेश्चन में पूछ ले तो इसको आप ध्यान से समझना कि बाज़ार लागत की मूल्य जो होती है वो साधन लागत से कम या अधिक हो भी सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है कि नहीं दे रही है। और ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये भी मैंने आपको बताया चालू मूल्य क्या होता है, स्थिर मूल्य क्या होता है। ये कैलकुलेशन भी आपको समझना है। फिर राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ हैं उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का कैलकुलेशन किया जाता है। आय गणना में हम लोग टर्सरी सेक्टर के कैलकुलेशन करते हैं। तो राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन की 3 विधि हैं दुनिया में, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का जो कैलकुलेशन होता है वो उत्पादन विधि से होता है हमारे देश में, और जो तृतीय क्षेत्र का कैलकुलेशन होता है वो आय विधि से किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, आप उसको हमेशा याद रखेंगे। व्यय विधि से कैलकुलेशन हमारे देश में नहीं किया जाता है। ग्रीन जीडीपी एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये आप देख लेंगे। हिंदू वृद्धि दर प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा है, मेंस में भी 1-2 बार पूछा है, तो ये कैलकुलेशन याद रखना हमेशा। इसमें हुआ क्या था कि प्रोफेसर पहले क्या होता था 1960-70 के टाइम में जीडीपी में ग्रोथ कितना होता था? 3 से 4% ही जीडीपी ग्रोथ करती थी, और 3 से 4% हमारा जनसंख्या भी बढ़ता था। तो हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि दर और जीडीपी ग्रोथ दोनों सेम हो गया था। तो इसके बारे में बोला जाता था कि जितना जीडीपी बढ़ता है उतना हम लोग जनसंख्या बढ़ा के उसको सोख लेते हैं, तो जीडीपी को हम लोग बढ़ने नहीं देते हैं। तो प्रोफेसर राजकृष्ण जो थे इकोनॉमिक्स, ये क्या बोले कि जो हमारा ग्रोथ रेट है उसको हिंदू वृद्धि दर के नाम से बोलने लग गए। तो आपको कभी भी पूछे कि ये हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, आपको क्वेश्चन में प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा है, नहीं मैं तो नहीं 50 बार पूछा है ये क्वेश्चन कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो वो होता है राष्ट्रीय आय या फिर आर्थिक समृद्धि से संबंधित एक। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर को आप संबंध करोगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर के नाम से बोला गया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने। दोनों इंपॉर्टेंट है कि किसने बोला और क्या बोला, किसको बोला क्या बोला। तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर बोला है, उसी तरीके से अरुण शौरी ने इसको समाजवादी वृद्धि दर कहा है। तो ये सारी चीज़ें आप याद करेंगे। और ये सारी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ गणना है 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से नेशनल इनकम बताया था। स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बना था सीएसओ की स्थापना। ये सारे प्रीलिम्स फैक्ट है, ये आप याद करोगे। एनएसओ के बारे में भी प्रीलिम्स फैक्ट है, ये भी आप याद करोगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखूँगा, और फिर आगे ये नेशनल इनकम के ऊपर पूरा लेक्चर था। आई होप कि आपने कुछ समझा होगा इसमें, और बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।